नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु नारायण और आज का ये वीडियो है टैरो एसपी के बारे में। इस वीडियो का पर्पस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है जो कि ट्रिनिटी मैनेजर्स एंड अबव द लाइन है वीनस रेमडीज लिमिटेड में। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो टैरो एसपी है वो एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक है। टैरो एसपी में एसिक्लोफेनेक 100 मिलीग्राम, सीरेशियो पेप्टिड्स 15 मिलीग्राम और पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम पड़ा हुआ है। यहाँ तक इन्फ्लेमेशन का सवाल है दोस्तों। इन्फ्लेमेशन बेसिकली जब भी इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होती है। पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ, ये सारे उसके साइंस हैं। और जब भी टिश्यू में इंजरी होगी, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो टूट जाएंगे और फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ने और फिर उसमें से एक केमिकल को बाहर निकालने में फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम का बहुत बड़ा हाथ है। सो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम बेसिकली जो एराकिडोनिक एसिड है तो उसको बाहर निकाल देगा। सो एराकिडोनिक एसिड बेसिकली दोस्तों ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स में तब्दील हो जाता है और तब्दील होता है जब ये साइक्लोऑक्सीजनेज जैसे एंजाइम से रिएक्ट करता है और जब लिपोऑक्सीजनेज से रिएक्ट करता है तो ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो एराकिडोनिक एसिड का बनना ही बेसिकली रिस्पॉन्स देता है इन्फ्लेमेशन को। हम इसमें ल्यूकोट्राइन्स की बात तो बहुत नहीं करेंगे कि हमारा पेट वहाँ एक्ट नहीं करता। हम बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की और साइक्लोऑक्सीजनेज की, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस पे एक्ट करते हैं। बहुत सारे सेल्स जैसे कि आपका मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, इजोनोफिल्स और मोनोसाइट्स इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फ्रेंड्स लाइक हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटेड फैक्टर्स, ब्रेडिकाइनिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी इन्वॉल्व रहते हैं। इनके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हम आगे इस जितने भी इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स हैं एक एक करके इनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। और दोस्तों, जहां तक एराकिडोनिक एसिड के मेटाबॉलिज्म का सवाल है, जब एराकिडोनिक एसिड बाहर आ जाता है और फॉस्फोलाइपेज एंजाइम उसको बाहर निकाल देता है, कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से ये बाहर निकाल लिया जाता है, तो ये साइक्लोऑक्सीजनेज से रिएक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बहुत प्रकार के होते हैं जैसे कि PGI2, PGD2, PGE2 और थ्रोम्बोक्सिन A2। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन में मदद करेगा, और ऐसे ही PGI2 है वो वैसोडाइलेशन कॉज करेगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा। सो बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के इनके एक्शंस हैं और अलग अलग ऑर्गन्स पे भी अलग अलग एक्शंस होंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। प्रोस्टाग्लैंडिन्स दोस्तों जो साइक्लोऑक्सीजनेज है वो भी दो प्रकार का होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 और इवन 3। हालांकि जो कॉक्स 3 है वो इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सो उसकी बहुत सारे डिस्कशंस जो है वो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं की जाती। और जो फॉस्फोलाइपेज है उनको जो उनकी इनहिबिशन है वो स्टेरॉइड्स को इनहिबिट करते हैं। हमने अपने स्टेरॉइड पढ़े होंगे कि हमारे पास भी स्टेरॉइड है, तो स्टेरॉइड जो है वो फॉस्फोलाइपेज को इनहिबिट कर देते हैं। जब फॉस्फोलाइपेज इनहिबिट हो जाता है तो एराकिडोनिक एसिड बनता ही नहीं। सो स्टेरॉइड एक बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, परंतु उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज नहीं किए जाते। और हमें जरूरत पड़ती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, और उनको हम कहते हैं NSAID। हम उसकी वैरायटीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये दोस्तों जो एक समराइज करते हैं कि जो एराकिडोनिक एसिड है जब कॉक्स 1 से इंटरेक्ट हुआ तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बने, लेकिन कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स अच्छे काम करते हैं, जब कॉक्स 2 से रिएक्ट करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो बनते हैं वो बुरा काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो एराकिडोनिक एसिड है वो जब कॉक्स 1 से इंटरेक्ट करेगा तो उससे थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाया,
PGI1 बनाया, PGE2 बनाया। और PGI1, PGE2 सबसे पहले एक बात जानने की ये जरूरी है कि जो COX-1 है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव की वहां होता है। और COX-2 जब इंजरी होगी उस जगह पे किसी बॉडी के पार्ट पे तब इंड्यूस होगा, तब आएगा इन्फ्लेमेटरी स्टिमुली होगा, तब आएगा COX-2। और जैसे ही COX-2 आएगा तो फिर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे वो इन्फ्लेमेशन को पैदा करेंगे, फीवर को पैदा करेंगे, पेन को पैदा करेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूटिव कॉक्सन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जैसे कि वो जीआई म्यूकोसा, अगर स्टमक के अंदर एक्शन एक्शन एग्जांपल लेते हैं स्टमक के अंदर, तो वो जीआई म्यूकोसा को बढ़ाएगा, तो जीआई साइट ऑफ प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, कॉक्स 1 की जरूरत वेसल्स में है, तो वेसल्स में तो थ्रोम्बोक्सिन A2 जैसे प्लेटलेट की एग्रीगेशन में हेल्प कर देगा, ताकि वहां पे सील बंद हो जाए, वहां पे जख्म जो है वो वूंड है वो बंद हो जाए, भर जाए और ब्लड की लीकेज ना हो। सो एक अच्छा काम करेगा। और COX-2 बुरा काम करेगा। सो यानी कि हमने जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बनाई, अब मैं उनकी कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। जैसे कि ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिसमें कहूँगा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, जो कि किसी भी कॉक्स 2 पे भी इनहिबिट कर लेंगी, COX-1 को भी ज्यादा इनहिबिट कर लेंगी, तो उसे बोलेंगे नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर। बट कुछ होती है प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स, यानी कि अगर प्रेफरेंशियल की बात करें तो वो प्रेफरेंस करती है कि मैं COX-1 को हल्का सा बंद करूं, COX-2 को ज्यादा इनहिबिट कर दूं। ठीक है, और सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं वो वाले जो कि सिर्फ COX-2 को ही बंद करेंगे और COX-1 को स्पेयर कर देंगे। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर और सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर दोनों डेंजरस रहेंगे, क्योंकि हमें COX-2 की भी आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो अगर COX-2 पूरा बंद कर देंगे तो हो सकता है कार्डियक साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाए। और अगर हम COX-1 को पूरा इनहिबिट कर देंगे तो हो सकता है खून बिल्कुल पतला हो जाए और वहां पर ब्लीडिंग चालू हो जाए खून के ऊपर। और दूसरी बात है कि एसिड जैसे पेट का जो म्यूकस की प्रोडक्शन है जीए में वो खत्म हो चुकी है, और एसिड वहां पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होकर जख्म कर देगा, वुंड कर देगा आपके स्टमक के अंदर, स्टमक अल्सर्स हो जाएंगे। सो इसीलिए बहुत सारे जब हम नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर देते हैं लाइक इबुप्रोफेन, एंडोवैथासिन, तो वो अल्सर कर सकते हैं पेट के अंदर। लेकिन थोड़े से कॉक्स इनहिबिटर जैसे एस्पिरिन है वो वरदान भी है, क्योंकि अगर कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है तो हम चाहेंगे कि उसका खून पतला रहे, उस खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन दी जाती है। सो इस पिक्चर से समझते हैं दोस्तों कि अगर मैंने COX-1 को बंद कर दिया, जो कि नॉन सेलेक्टिव एनसाइड जैसे एस्पिरिन है, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो थ्रोम्बोक्सिन A2 बिल्कुल बंद हो जाएगा और खून पतला हो जाएगा। लेकिन उल्टा जे म्यूकोसा भी बंद हो जाएगा। जे म्यूकोसा अगर बनना बंद होगा तो वहां पे पेट में अल्सर हो सकता है। सो जितने उसके कार्डियोवास्कुलर पेशेंट को फायदा हुआ है उतना नुकसान उसका जे में भी हो सकता है। इसीलिए जो कार्डियक पेशेंट होगा उसको डॉक्टर साथ में अर्पेप्राजोल वगैरह उसको देंगे, ताकि उसको एसिड की जो प्रोडक्शन है वो कम रहे वहां पे। सो फ्रेंड्स, अगर मैं COX-2 की बंद करूंगा तो जो एनसाइड जो बिल्कुल COX-2 पे एक्ट करके COX-2 बंद कर देंगे तो कार्डियक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कंप्लीट बंद करने में। सो पार्शियल जो चीज है वो सही रहेगी। सो कह सकते हो कि प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स कि प्रेफर करें COX-2 को, लेकिन बहुत कंप्लीट बंद ना करें। जैसे कि एग्जांपल थी रोफेकॉक्सिब। रोफेकॉक्सिब आया वो COX-2 इनहिबिटर था, लेकिन थोड़ी देर में उसने बहुत नुकसान किया कार्डियक के मामले में। लोगों को कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक हार्ट अटैक आने शुरू हो गए लंबे समय तक लेने पर। जो हमारा दोस्तों प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर है उनमें आता है निमेसुलाइड, डिक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, मेलॉक्सिकम, एटोडालाक। जो एसाइक्लोफेनेक है वो हमारे ट्रक में पड़ा हुआ है और एक बहुत अच्छा प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर है। जहां तक हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, acyclovir is a very good anti-inflammatory. Rather with also diclofenac is better, but acyclovir is much better than diclofenac. कैसे? क्योंकि acyclovir has anti-inflammatory properties similar to those of diclofenac. कोई कहेगा कि diclofenac की anti-inflammatory property ज्यादा है, तो नहीं, acyclovir की ज्यादा नहीं। acyclovir diclofenac की anti-inflammatory property बराबर है, लेकिन ये scores over diclofenac in providing better analgesia। ये जो पेन का डिग्री का कंट्रोल करने का टाइम है वो एसाइक्लोफेनेक के साथ ज्यादा है। और जो जीआई साइड इफेक्ट्स हैं
वो डिक्लोफेनेक से ज़्यादा है। इवन किडनी पर भी डिक्लोफेनेक का असर पाया जाता है। डिक्लोफेनेक किडनी पे भी असर करती है, डिक्लोफेनेक किडनीज़ पे असर नहीं करती। सो इसका बहुत ज़्यादा प्लेटलेट फंक्शन पे असर नहीं है। सो और दूसरा, ये बहुत सेफ है और इफेक्टिव है। अगर लंबे समय तक लेनी हो तो एसाइक्लोफेनेक बेस्ट है। यानी कि इंडियन पॉपुलेशन में बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे आते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत लंबे समय तक भी एसाइक्लोफेनेक को दिया गया, तो एसाइक्लोफेनेक सेफ थी। और इसके साथ हमारे साथ पड़ा हुआ है सिनेशियोपेप्टिडेज। सिनेशियोपेप्टिडेज दोस्तों एक बहुत अच्छा पेन रिलीवर और इन्फ्लेमेशन को रोकने वाला है, स्वेलिंग को कम करने वाला है, और इसके बहुत सारे लीस्ट जे इफेक्ट्स भी हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये कैसे काम करता है? ये बेसिकली ब्रेडिकाइनिन को इनहिबिट कर देता है, और ब्रेडिकाइनिन के सिग्नल होने से इन्फ्लेमेशन होती है। सो अगर ब्रेडिकाइनिन इनहिबिट हो गया तो वो जो इन्फ्लेमेशन वाले सिग्नल है वो इंड्यूस नहीं हो पाएंगे और इन्फ्लेमेशन वहां पे होगी नहीं। और ये बहुत सारे फाइब्रिन्स और अदर डेड और डैमेज टिश्यू को भी मार देता है। जैसे कि ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, वहाँ पे टिश्यू को ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड क्लॉट घुल जाते हैं, और वहाँ पे जो टिश्यू की कह सकते हैं टिश्यू की रीजनरेशन और टिश्यू को ऑक्सीजन का मिलना बढ़ जाता है। सो न्यूट्रिशन का मिलना बढ़ जाता है। सो स्ट्रेप्टोपेप्टिडेज जो है बेसिकली एक एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इडीमा और फाइब्रिनोलाइटिक, बेसिकली इसे हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। प्रोटियोलाइटिक मीन जो प्रोटीन्स को तोड़ देता है। सो जैसे कि फाइब्रिन्स, जो बहुत सारे फाइब्रिन्स इनको जो बहुत सारे, जैसे कि इंजरी हुई तो इंजरी के दौरान ना देखोगे दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाती है और फाइब्रिन्स जो है वो भी जमा हो जाते हैं, उनको पकड़ के रख लेते हैं क्लॉगिंग बोलते हैं से, ये ताकि एक वहाँ पे ढक्कन सा लग जाए वुंड के ऊपर और ब्लीडिंग ना हो पाए। सो स्ट्रेप्टोपेप्टिडेज जो है वो उन फाइबर्स को खोल देगा ताकि वहां से जो जख्म जो वुंड इम्प्रूव हो रहा है वहां से इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, क्योंकि क्लॉगिंग जो है वो वाटर को भी वहां पे रिटेन कर लेगी। सो इसको भी कम करता है। सो लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन जो है वो स्ट्रेप्टोपेप्टिडेज देने से कम हो जाती है। और पैरासीटामोल आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छा एंटी पायरेटिक है और एक एनाल्जेसिक भी काम करता है पैरासीटामोल। दोस्तों दोस्तों टैरो के अंदर ये तीनों पड़े हुए हैं, साइक्लोफेनेक 100 मिलीग्राम, स्ट्रेप्टोपेप्टिडेज 15 मिलीग्राम और पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम। और एसाइक्लोफेनेक क्या है? एक प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर ड्रग है। इसकी बहुत काफी सारी इंडिकेशन है, जैसे क्रॉनिक पेन में देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, लो बैक पेन, टेंडोनाइटिस, जो टेंडन्स के टूटने से स्वेलिंग हो जाती है, या टेंडन्स में कोई रप्चर हो जाता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, बोले टेंडोनाइटिस। परसा जो कि जो एक सैग टाइप होता है जॉइंट के बीच में, जैसे कि शोल्डर के बीच में कहूँगा तो जैसे हम पिक्चर देखो, आप यहाँ देख सकते हो ये ब्यूरा है, और अगर ये फट जाए या कुछ से इंजरी आ जाए तो एकदम से शोल्डर फ्रोजन हो जाता है, बिल्कुल चलता नहीं है। तो ऐसे तरीके से बर्साइटिस में भी इसकी इस मेडिसिन को हम टेरोएसपी को दे सकते हैं। ये देख सकते हैं एक पेशेंट को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसकी बिल्कुल जो जॉइंट्स हैं बिल्कुल जाम हो चुके हैं, उसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, बिल्कुल हिलते नहीं है। हालांकि गाउटी में तो गांठ सी बन जाती है, आप देख सकते हो, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है और एक गांठ सी बन जाती है गाउटी में, तो उसे गाउटी आर्थराइटिस बोलेंगे। पर रोमेटॉइड बिल्कुल ही जाम ही हो जाती है हड्डियाँ, वो बिल्कुल जोड़ जो है वो ऐसे जाम हो जाते हैं कि मूवमेंट नहीं हो पाते, उसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलेंगे। और मस्कुलोस्केलेटल पेन, जो जनरल मस्कुलोस्केलेटल पेन होती है, जैसे कि किसी मसल पुल हो गया या ओल्ड एज में मसल्स दुखते हैं, उसमें भी ये मेडिसिन ड्रग दी जा सकती है। और कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जो फीमेल्स में होती हैं, जैसे दोस्तों डायस्मेनोर्गिया, वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें जो पीरियड्स हैं उसके दौरान मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं तो बहुत पेनफुल होते हैं, उसमें भी दिया जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू क्या होता है कि जब मेंसेस जैसे फीमेल्स को आते हैं तो एंडोमेट्रियल टिश्यू झड़ जाता है, मेंसेस के दौरान बाहर आ जाता है। लेकिन कई बार ये यूट्रस के बाहर भी अपीयर हो सकता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सो एंडोमेट्रियोसिस में भी हमारा जो है आपका टेरो एसपी दिया जा सकता है, मेनोर्गिया
कई बार काफ़ी ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान और क्लॉट्स रह जाते हैं, और जो क्लॉट्स रह जाते हैं तो वो बार बार बाहर आते हैं, तो उसमें भी उनको प्रॉपर पेन, जो वो पेन करते हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें भी मेनोर्गिया में भी इस मेडिसिन को हम दे सकते हैं। पेन एसोसिएटेड विद मेडिकल अबॉर्शन या इंट्रायूटेरन डिवाइस, अबॉर्शन हो जाता है नेचुरल हो या किया जाए, मेडिकल अबॉर्शन किया जाए, तो उससे जो पेन होती है उसमें भी ये हमारी ड्रग दी जा सकती है टेरोस्पी। और इवन इंट्रायूटेरन डिवाइसेस जैसे कॉपर टी वगैरह रखना हो तो भी फीमेल को उसको कई बार पेन रहती है 7-8 दिन, तो भी ये जो हमारी टेरोस्पी अंदर में उनको दी जा सकती है। सो गायनेकोलॉजिस्ट को इसे हमें जरूर प्रमोट करना चाहिए, ऑर्थोपेडिशियंस को हमें प्रमोट करना चाहिए, जनरल प्रैक्टिशनर को हमें प्रमोट करना चाहिए, इवन फिजिशियंस को भी हमें ये टेरोस्पी प्रमोट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो टेरोस्पी की डोज है वो है 1 टैबलेट BID, सो इन एक्यूट और क्रॉनिक पेन। टेरोस्पी को दोस्तों कितने लंबे समय तक दिया जा सकता है, फॉर अप टू 4 वीक्स इस मेडिसिन को दिया जा सकता है टेरोस्पी को। इसमें सेशोपेप्टिडेज है, तो सेशोपेप्टिडेज महीने 4 वीक्स तक दिया जा सकता है। सो इन एक्यूट और क्रॉनिक पेनफुल कंडीशंस में ये हमारा टेरोस्पी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।